गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है मुनीर अहमद, हिंदी उपन्यासक हूँ। हासन जिला के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पीयू बोर्ड से हूँ और आज आपको प्रथम पीयूसी हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट होगा और कोविड-19 की वजह से 2020-21 के एकेडमिक ईयर को ऑनलाइन क्लासेस करने का आदेश है, तो हम आज प्रथम पीयूसी का हिंदी जो है उसकी टेक्स्ट बुक, प्रथम पीयूसी हिंदी का टेक्स्ट बुक जो है साहित्य वैभव, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आपको ये साहित्य वैभव जो है किताब का नाम है। इस किताब के अंतर्गत जो भी पोर्शन आएगा तो इस पोर्शन को आपको मैंने डिटेल से बताऊंगा और साथ ही साथ आपको इतना पोर्शन जो पढ़ना है वो बहुत अच्छा पोर्शन आपको दिया गया है। और फर्स्ट पीयूसी में साहित्य वैभव है, आपको सेकेंड ईयर जाएंगे तो वहाँ किताब का नाम और अलग है। तो बस और यहाँ 4 पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिखा है, प्रथम पीयूसी हिंदी साहित्य वैभव। तो आपको सबसे पहले पाठ या गद्य भाग बोलेंगे, उसको पाठ या गद्य भाग बोलेंगे। आपको इस गद्य भाग में इस टेक्स्ट बुक में जो हमारे जो बोर्ड से लिखा गया है साहित्य वैभव में, इस गद्य भाग में आपको एक लेसन से लेकर 10 लेसन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत इजी है लेसन। आपको पहले बड़े घर की बेटी, उसके बाद युवाओं से, निंदा रस, बिंदा, विश्वेश्वरैया, इस प्रकार के रिहर्सल अप टू 10th लेसन तक आपको बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट लेसन है। कहीं 1-2 लेसन बड़े हैं, बाकी के सब आपको बहुत आसानी से समझेंगे हम। और नेक्स्ट वन है, मैं पूरा टेक्स्ट बुक का पोर्शन बताऊंगा, उसके बाद आपको फर्स्ट लेसन आज जो करेंगे वो भी होगा आपको। नेक्स्ट है मध्ययुगीन मध्ययुगीन, इसमें आपको 1 to 5, यहाँ 5 हैं। इसमें कबीरदास के 2 है, सूरदास के 2 है, रहीम के 2 है, वचनामृत, और साथ ही साथ लास्ट में आपको 5 to 5 तक दिया गया है। उसके बाद पार्ट 3 में हम ये देखेंगे आधुनिक कविताएं। पार्ट 3 में आधुनिक कविताएं में आपको टोटल 1 से लेकर 8 पोयम पढ़े जाएंगे। बहुत छोटे छोटे पोयम है, एक क्लास में एक पोयम खत्म हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नंबर 4 इसमें जाएंगे तो अपठित भाग, इसके अंतर्गत आपको लेसन नंबर 1 to 6 यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत इजी लेसन हैं। और यहाँ मैंने बताया आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 तो हो गए, ये 2 हैं, ये जो फर्स्ट ये 2 हैं कविता से संबंधित हैं, ये 2 जो है फर्स्ट एंड फोर्थ वन ये लेसन से संबंधित हैं। और यहाँ भी बहुत इजी मधुआ, और इस यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद स्मशान, उसके बाद शीतलहर, सिलिया, इन तक दोपहर का भोजन, यहाँ तक ये 6 लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत इजी है। इसके अलावा आपको व्याकरण होगा, व्याकरण पार्ट भी बहुत इजी है। व्याकरण में आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई व्याकरण का सवाल नहीं होगा। आपको कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसका कोई पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस व्याकरण में लिंग, वचन, विरुद्धार्थक शब्द,
समानार्थक शब्द और साथ ही साथ लेटर राइटिंग, उसके बाद ट्रांसलेशन कन्नड़ा और इंग्लिश में दिया जाएगा, हिंदी को ट्रांसलेट करना। 5 मार्क्स के लिए पूरा टोटल इतना पोर्शन पढ़ेंगे। इसके साथ आपको वर्कबुक होगी, वर्कबुक को घर में आप ये व्याकरण में दिया जाएगा, वर्कबुक में व्याकरण, वो पूरा जो वर्कबुक है प्रायोगिक पुस्तिका, उसके अंदर आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। अब जाएंगे नेक्स्ट, तो पहले सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में मिलेगा गद्य भाग या पाठ, लेसन 1 to 10 तक, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपका पोर्शन में यहाँ लिखा है और बहुत इजी लेसन्स हैं, बहुत छोटे छोटे लेसन्स हैं। आपको एक बात यहाँ कहने के लिए मैं पसंद करूंगा, क्योंकि आपको 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में जो स्टेट पोर्शन में या सीबीएसई या आईसीएसई से पढ़कर फर्स्ट पीयू में ज्वाइन होकर जो हिंदी लिए हैं, आपको वहां का 30 to 40% पोर्शन इधर ही मिल जाएगा। वंस अगेन रिपीट हो जाएगा, आपको ग्रामर में रिपीट हो जाएगा, कुछ दोहे में रिपीट हो जाएगा, 1-2 पोयम मिल जाएंगे, 1-2 लेसन भी मिल जाएंगे। बहुत आसान होगा आपको पढ़ने के लिए। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको लगभग 56 मार्क्स तक आपको सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। और रिमेनिंग जो है 44, ये जो है आपको बड़े प्रश्न, कविता का भावार्थ लिखना, और उसके साथ साथ एनोटेशन, यही होगा आपको। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप कहीं भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप पढ़ाई अच्छी करेंगे इस साल। उम्मीद है कोविड-19 की वजह से हम ऑनलाइन में ही आज क्लास करना पड़ेगा, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ही देखना पड़ेगा और कुछ हद तक इसको सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो बस ये आपकी बारी है कि जो भी आगे लेसन स्टार्ट करेंगे हम उसको ध्यान से सुनेंगे और इसको थोड़ा माइंड में रखकर टेक्स्ट बुक जब भी आप फ्री होंगे तो टेक्स्ट बुक को रेफर करते रहेंगे। मैं बताता जाऊंगा कि आपको किस प्रकार फॉलो अप करना है। अकॉर्डिंग टू पीयू बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है उसके बेस पर ही आपको लेसन लेके जाते रहेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सभी से अनुमति चाहता हूँ, ध्यान से लेसन देखिए और सुनिए। अब आए गद्य भाग। गद्य भाग में हम लेंगे, पहला लेसन है हमारे लिए, पहला लेसन है बड़े घर की बेटी। पहला लेसन है बड़े घर की, गद्य भाग 1 में पहला लेसन है बड़े घर की बेटी। इस लेसन को सबसे पहले हम देखेंगे कि किसने लिखा है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने इस लेसन को लिखा है। आप तो जानते होंगे प्रेमचंद का परिचय आपको पढ़ाया भी है, मैं ज्यादा डीप तक नहीं जाऊंगा। आप लेखक परिचय जो है वो आप खुद स्वयं पढ़ लेंगे और जस्ट सिंपली उससे पॉइंट्स बताकर हम लेसन की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक एक ग्राम में, उनका जन्म 1880 में 1880 में उनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1936 में हुई। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, ये जो हैं इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये बहुत बड़े उस समय के लेखक थे और एक गांव में, लम्ही नामक एक ग्राम में इन्होंने जन्म लिया था। तो बस बड़े घर की बेटी में तो इतना लिखेंगे आप। ये लेखक परिचय जो है ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमने एनोटेशन लिखेंगे, एनोटेशन पूछा जाएगा तो हम किताब का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद लेखक का नाम लिखेंगे, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी कृतियां, इतना लिखने के बाद आपको एनोटेशन के व्याख्या की ओर जाना पड़ेगा। उस समय ये काम आएगा। इसलिए हर लेसन और हर लेसन के साथ साथ उस लेखक का परिचय याद रखना भी आपको जरूरी होगा। हम नेक्स्ट जाएंगे, बड़े घर की बेटी। इस लेसन में क्या क्या पार्ट आएंगे, कितने चरित्र आएंगे और इन चरित्र में किसका चरित्र बहुत प्रमुख है, इसको मैं इंपॉर्टेंटली बता के टेक्स्ट बुक ओपन करके आपको पढ़ाऊंगा।
सबसे पहले देखेंगे अभी बड़े घर की बेटी में सबसे पहले यहाँ आता है बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह, बेनी माधव सिंह जो हैं ये पिता हैं। इनके 2 बेटे हैं, उसमें पहला बेटा है उसका नाम है श्रीकंठ सिंह। श्रीकंठ सिंह है बड़े बेटे का नाम, और दूसरे बेटे का नाम है लाल बिहारी सिंह। लाल बिहारी सिंह ये दूसरे बेटे का नाम है। अब हम देखेंगे ये पिता है, ये 2 बेटे हैं, इनकी माता का नाम नहीं लिया गया है, प्रेमचंद ने इस लेसन में नहीं लिया। और आगे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएंगे, इसके नीचे लिखूंगा मैं आनंदी। इसके नीचे लिखूंगा आनंदी। आनंदी जो है श्रीकंठ सिंह की पत्नी है, आनंदी। उसके बाद आनंदी के राइट साइड में मैं लिखूंगा भूप सिंह। भूप सिंह का भी चरित्र एक पैराग्राफ में आया है इस लेसन में। भूप सिंह जो हैं ये आनंदी के पिता हैं। भूप सिंह आनंदी के पिता हैं। तो बस अब इतने चरित्र इसके अंदर होगा। अब है कौन बड़े घर की बेटी? वो बड़े घर की बेटी है आनंदी। बड़े घर की बेटी लेसन लिया गया है आनंदी, और आनंदी ही बड़े घर की बेटी है। भूप सिंह एक तालुक के तहसीलदार हैं, और वो उनका बंगला है, उनके घर में हाथी है, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, और उनके घर के सामने गार्डन है। लेकिन आनंदी की शादी श्रीकंठ से हो जाती है, तो श्रीकंठ गरीब है, कोई कहीं एक छोटी सी नौकरी करता है। लेकिन खुश होकर भूप सिंह ने आनंदी को, श्रीकंठ का जो एजुकेटेड है, बीए पास किया है उसने, इसलिए अपनी बेटी को श्रीकंठ के घर शादी करके देते हैं। उसके बाद जो घर में लाल बिहारी सिंह और आनंदी के साथ थोड़ा झगड़ा हो जाता है घी के विषय में, आनंदी और लाल बिहारी ईद के अत्गे यूनु मैदुना, इन दोनों के बीच कुछ मांस पकाने के बाद दाल में घी नहीं रहता। दाल में घी कम होने की वजह से लाल बिहारी आनंदी के साथ झगड़ा करता है। तो घर में घी था नहीं, फिर भी झगड़े की वजह कुछ नहीं थी, फिर भी झगड़ा यहाँ प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ बड़े घर की बेटी, बाद में ये श्रीकंठ और आनंदी मिलकर उस घर को संभालते हैं। लाल बिहारी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार होता है, उससे पहले श्रीकंठ तैयार रहता है। बाद में दोनों मिलते हैं और बड़े घर की बेटी जो है घर को संभाल कर रह जाते हैं। यहाँ कोई कलह झगड़ा स्टॉप हो जाता है, अपने घर का जो समस्या है उसको वही हल कर लेते हैं। इसलिए बड़े घर की बेटी भी गरीब के घर शादी होकर संसार को निभा सकती है। तो ये कहानी हमें हमारे उपन्यास सम्राट जो हैं प्रेमचंद ने हमें बताया है। इतना जो है ये बोर्ड पर रहेगा जरूर, इसके आधार पर हम लेसन कंटिन्यूशन करेंगे। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो उसको भी बताते जाएंगे। देखिए यहाँ अब लेसन का नाम, लेसन में सबसे पहले इनका चरित्र आएगा, इसका चरित्र आएगा, इनका चरित्र आएगा, भूप सिंह का आएगा, आनंदी का आएगा, घर में और उसमें क्या लेसन का संबंधित है ये भी हो जाएगा। अब ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेसन। लेसन स्टार्ट करेंगे, हम आपको समझाते जाएंगे, बहुत इजी है। बड़े घर की बेटी, उसमें लेखक परिचय छोड़कर पेज नंबर 2, इसमें आप लेसन ओपन करो। पेज नंबर 2 में मैं आपको पढ़ते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, स्टोरी समझ में आएगी। फर्स्ट मैंने बता ही दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसा चरित्र आता जाएगा। बाद में लास्ट में क्या होगा, झगड़ा, कैसे वो घर सीधा होता है, इसका विवरण। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। गौरीपुर ಹೊಸ ಹೆಸರು, गौरीपुर गांव का नाम है, गौरीपुर गांव का नाम। इस गांव के नंबरदार, भूस्वामी अथवा जमीन, ज्यादा जमीन थी इनकी, बेनी माधव सिंह की। उस गांव के बड़े आदमी थे, किसान थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। इनके पिता भी उस समय में
बहुत बड़े पैसे वाले और जमींदार थे, धन धान्य यानी कि पैसे वाले संपत्ति थी उनके पास। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। उस गांव में, गौरीपुर में, जो भी कुआं बनवाया गया है और जो भी गांव में रास्ते बनाए गए हैं, कुएं की मरम्मत करता है रिपेयर। आज वो कुआं रिपेयर करने के लिए किसी को ताकत नहीं है, उतना पैसा खर्च होता है। उस समय में बेनी माधव सिंह के पिता ने बनाए थे, उनकी ही करुणा थी। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। इवर मनेली आग आने साक्ता इद्रु, आदरे ಈಗ एट प्रेजेंट जब प्रेमचंद ने कहानी लिखा उस समय में उन घर में एक बूढ़ी भैंस, ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇತ್ತು, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था। ಎಮ್ಮೆನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, अस्थि पंजर स्केलेटन की तरह हो गई है उस भैंस। और पर दूध शायद बहुत देती थी, ಆದ್ರೆ ಆ ಎಮ್ಮೆ ಒಣಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ। बेनी माधव क्योंकि शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು उस भैंस का दूध पीने के लिए। बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। ये समझते हैं गोत्तिल्ला, जो इनकी संपत्ति थी उसमें उन्होंने वकीलों को भेंट में दे दिया था, गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक ना थी। ಈಗ प्रेजेंट बेनी माधव सिंह रवर वार्षिक आदाय वर्तमान की आय एनुअल इनकम ओनली 1000 रुपीस पर ईयर। ಈಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಅವರ ಹತ್ರ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। इनके 2 बेटे, बेनी माधव सिंह ठाकुर पूर्ति हेसरू, इनके 2 बेटे थे, उसमें बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। श्रीकंठ सिंह का क्वालिफिकेशन है बीए की डिग्री उसने पास की थी, श्रीकंठ सिंह। लाल बिहारी माताडोदिल्ला इನ್ನು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, अब देखेंगे हम। अब एक दफ्तर में नौकर था, ಈಗ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೌಕರ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन सजीला जवान था। ಇವನು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇವನು ತುಂಬಾ ವೀಕ್, ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಏನಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಶರೀರವನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದ। ಇವನ್ಗೂ ऑपोजिशन, ये एजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बस उसने शरीर को अच्छी तरह बनाया था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। चेहरा बहुत चौड़ा, चौड़ी छाती, और ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, 2 ಲೀಟರ್ दूध स्वयं पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। ಇವನೊಂಥರ ಡಿಸೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ, ಇವನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। जो बीए परीक्षा पास की थी श्रीकंठ सिंह ने, तो बस ये 2 जो लेटर हैं, इनको कांतिहीन ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬಿಎ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। वैदिक ग्रंथ का अर्थ है चिकित्सा से संबंधित बुक्स पढ़ना, जो मेडिसिन से संबंधित बुक्स को पढ़ना,
उनको बहुत विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर भी उनका अधिक विश्वास था। ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ आयुर्वेदिक औषधि पर उसको बहुत विश्वास था, उसकी ओर ध्यान था, वही दिलवाता था लोगों को। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुशीली कर्ण में मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಅವನ ರೂಮಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी. लाहौर ಮತ್ತೆ कलकत्ता, लाहौर ಈಗ पाकिस्तान प्लेस ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ आ टाइम ಅಲ್ಲಿ डिवाइड ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. प्रेमचंद ने जब लिखा इस कहानी को, वहां के डॉक्टरों से इसका कनेक्शन था. लेटर लिखना कोई दवाइयों के लिए, कुछ बीमारी के लिए, ये सब उससे कनेक्शन था. ये फर्स्ट प्यारा में हमने देखा बेनी माधव सिंह और श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह, इनका परिचय इस पैराग्राफ में दिया गया है. अब नेक्स्ट पैरा में देखेंगे कि सेपरेट श्रीकंठ सिंह का स्वभाव कैसा था. श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे. ಓದಿದ್ದು अंग्रेजी डिग्री बीए इंग्लिश, आदरे उस सिस्टम को उसने नहीं रखा था, अंग्रेजी सिस्टम को, उसको उन्होंने दूर रखा और साथ ही साथ उसके प्रेमी भी नहीं थे. इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था. ಅವನು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂಥರ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನ ಗೌರವ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. श्रीकंठ सिंह गौरव गौरीपुर ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ. दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे. दशहरा ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 10 दिन 12 दिन ನಡೆಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವನು रामलीला से जो ड्रामा है, नाटक है, उसमें भाग लिया करते थे और वही उन्होंने वहां पार्ट भी लेकर स्वयं उसके पात्रधारी भी थे. ಅವನು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. हल्ली कड़े नाटक ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ इस टाइम अल्लेಲ್ಲ. गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे. रामलीला उस फंक्शन के, उस उत्सव के जन्मदाता श्रीकंठ सिंह ही थे. ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था. हमारा गुणगान करना, सिंधु वैली नागरिकता या बाद में हुई जो भी है सिविलाइजेशन, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देते थे. श्रीकंठ सिंह को बहुत पसंद था हमारी नागरिकता को बचाए रखना और उसका गुणगान भी करते थे. सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे. सम्मिलित कुटुंब का अर्थ है जॉइंट फैमिली. उस जॉइंट फैमिली के कुटुंब, सम्मिलित कुटुंब का अर्थ है जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली का वो पुजारी था, बहुत सपोर्ट करता था जॉइंट फैमिली के लोगों की, तारीफ करता था उस गांव में. नेक्स्ट, आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರುಚಿ ಇಷ್ಟ, ಅರುಚಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. आजकल वो ये देश के लिए अच्छा नहीं. एक घर से अलग होकर जाना देश की प्रगति के लिए एकता जरूरी है, घर के उद्धार के लिए भी एकता की जरूरी है. यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी. गांव की ललनाएं, ललनाएं का मतलब है स्त्रियां. ये जो स्त्रियां हैं श्रीकंठ सिंह को तिरस्कार करते थे क्योंकि वह जॉइंट फैमिली के फेवर में था, लेकिन स्त्रियों को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं था, इसलिए उनको वो तिरस्कार करते थे. अब देखिए आगे, कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने भी संकोच ना करती थी. स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था. कोई कोई तो शत्रु समझते थे. अयो ಇವರಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಒಬ್ಬ ಇದಾನಪ್ಪ,
ಬೇರೆ ಹೋಗ ಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವಂದಿರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು समझाइस्ताने ಅಂತ ಹೇಳಿ. स्वयं श्रीकंठ की पत्नी आनंदी भी उससे विरोध करती थी जब लाल बिहारी सिंह से झगड़ा हो जाता है। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी। ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರೋಣ ಅಷ್ಟೇನೆ, आनंदी को अपने ससुर से, अपने सास से, अपने देवर से या जेठ, जेठ किसे कहते हैं, अपने पति के बड़े भाई को, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ जेठ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। तो उसको इससे कोई घृणा नहीं थी, फिर भी फैमिली में मिलजुल कर रहने से अलग रहना संतोष होगा, ये समझती थी वो। नेक्स्ट, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपना प्रबंध कर लेना। आगे आने वाले कलह शब्द इस्तेमाल किया गया है। ಮುಂದೆ ಬರುವ ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ ಈಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ आनंदी समझती थी। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। अब जाएंगे, थोड़ा इधर का जो लिखा है इसको मिटाऊंगा मैं, अब जो भी बोर्ड पर है वो रहेंगे। अब हम देखेंगे ये भूप सिंह, इनका चरित्र, और आनंदी ये। अब देखिए, फर्स्ट 2 पैरा हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट 2 पैरा होने के बाद हम थर्ड पैरा के स्टेप में हैं। तो फर्स्ट पैरा में बेनी माधव सिंह और उनके दोनों बेटे, इसका कैरेक्टर डिफरेंट है और इसका कैरेक्टर डिफरेंट है। और उसके बाद अब आए हम आनंदी। आनंदी अभी सभी बैचलर ही है। आनंदी की शादी इस पैरा में कैसा होती है इसके बारे में बताया गया है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, एक अच्छे कुल की, वंश की, संप्रदाय की लड़की थी आनंद। उनके पिता एक अच्छे स्टेटस वाले थे। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। रियासत का मतलब है संस्थान, मैसूर रियासत, हैदराबाद रियासत, निजाम रियासत, फैसला रियासत, इस प्रकार एक संस्थान के तालुकेदार थे। ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ। एक तालुकेदार, तालुके ऑफिसर थे, तालुकेदार थे, तहसीलदार के टाइप पर। ವಿಶಾಲ್ ಭವನ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಭವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಏಕ್ ಹಾತಿ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಆನೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಿದ್ರು। 3 ಕುತ್ತೆ, 3 ನಾಯಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ। ಬಾಗ್, ಈಗಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ। बहरी शिकरे, बाज ईगल की तरह एक बड़ा पक्षी, एक शिकारी पक्षी, शिकार करने वाला एक पक्षी। झाड़ फनुस, मने ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ गार्डन। ऑनररी मैजिस्ट्रेटी, और ऋण मतलब ऐश्वर्य, पैसा। ऑनररी मैजिस्ट्रेटी महत्व और गौरव, ये सब उनके पास था। जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, यहाँ सभी विद्यमान थे। एक बड़े तालुका ऑफिसर के लिए जो भी चाहिए था वो सब उनके पास अवेलेबल थे। तो इतने बड़े आदमी थे ये, बड़े तालुका ऑफिसर भी थे। अब उनकी बेटी थी आनंदी। लेकिन यहाँ अब आगे देखेंगे क्या है, बाद में आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां हुई और देव योग से सबकी सब जीवित रही। बड़े ಒಂದು कैरेक्टर आदमी भूप सिंह, समझ में आ गया। लेकिन नाम अभी नहीं आया, अब बाद में आ जाएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। नाम था भूप सिंह, नाम था भूप सिंह। वो आ गया नाम, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। 7 लड़कियां हुई, इनको 7 डॉटर्स थे, एक भी लड़का नहीं था। 7 लड़कियां, और देखेंगे 4th वन जो है वो कौन होती है। 7 लड़कियां हुई और देव योग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए। फर्स्ट पहले उमंग में बहुत स्पिरिट के रूप में उन्होंने 3 शादियां बेटी की कर दी, और कर दिए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। तो आंखें खुली,
हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। ಈ 3 ಜನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20,000 हजार उनके लिए क्रेडिट यानी कि साल आगुते। थोड़ा आंख खोल दिया। अब बस नेक्स्ट आने वाली लड़कियों की शादी वो सिंपल करेंगे। ये 3 जो थे बहुत ग्रैंड से करके भेज दिया। आनंदी चौथी लड़की थी। अब जो यहाँ मैं राउंड अप कर रहा हूं ये कौन है? आनंदी, इनकी चौथी लड़की थी। बाकी के 6 लड़कियों के नाम नहीं आएंगे। बस इस लेसन में जिसका नाम चाहिए था वो चौथी लड़की थी, भूप सिंह की चौथी लड़की। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಮೊದಲನೆಯವರು 3 ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯವರು 3, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು, ಗುಣವಂತಳಾಗಿದ್ದಳು। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು 4ನೇ ಮಗಳಿಗೆ भूप सिंह रವರು। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। गुणवती है, रूपवती है, इनको चिंता थी ಈ ನನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ। अब देखिए आगे, ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार, ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। ಜಾಸ್ತಿನೂ ಖರ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಹೀನರು, बैड लक भी नहीं समझते थे। बस उनको खुशी थी। अब एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। उन दिन श्रीकंठ जो है, यहाँ जो लिखा है हमने, ये जो है भूप सिंह के पास चंदा मांगने के लिए आते हैं। इन मದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, आनंदी से विवाह होने से पहले चंदा मांगने के लिए आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था, बहुत सारा वही चंदा, एक नागरी प्रचार, कोई एक अपने एरिया का एक प्रचार का था चंदा। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। उन ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಟೈಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ। ಅವನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು उसका गौरव है, सम्मान है, सब कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं भूप सिंह। और जानकारी हासिल करने के बाद बस उसके साथ ही आनंदी का विवाह करके दे देते हैं। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। रीझ जाना, खुश होना, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। श्रीकंठ धूमधाम से, ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು, ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ उसे धूमधाम कहते हैं। तो भूप सिंह ने आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ करके छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ, अब आनंदी आने के बाद क्या होगा, घर में किस प्रकार इनके घर की हालात है। एक प्रश्न का उत्तर भी है, यहाँ आपको 3 अंक मिलेंगे। अभी तक जो है एक प्रश्न का उत्तर हुआ है, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम कि पेज नंबर 3 में लास्ट प्यारा, आनंदी अपने नए घर में आई, मದುವೆ ಆಗಿ श्रीकंठ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ। आनंदी अपने नए घर में आई। तो यहाँ ಸ್ವಲ್ಪ 8-10 ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, यहाँ तो रंग ढंग, यहाँ का तो रंग ढंग कुछ और ही देखा। ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೈಭವ, ಆನೆ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ गार्डन, पशु पक्षिಗಳು, नौकर चाकर, लेकिन यहाँ आकर देखती है कुछ भी नहीं है। ये तो गरीब का घर है। पिताजी ने पढ़ा लिखा आदमी समझकर उसका विवाह करके दे दिया। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। टीम टाम इसका अर्थ है श्रृंगार का शौक, श्रृंगार का शौक रखना। जो बचपन से ही पिताजी ने उसको सेपरेट कमरा दिया है और मेकअप के चीज जो है, मेकअप के चीज ये सब उसने जहां देखी थी, लेकिन यहाँ कर देखती है
कुछ भी नहीं है ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ पड़ी हुई थी वह नाम मात्र को भी न थी हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक ना थी आने कुदरे ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ कोई सजी हुई बहेली एक गाड़ी जो है सजकर रखी जाती है जहां यात्रा यानी कि यात्रा के लिए जाते हैं नाटक के लिए जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव को जाते हैं कुछ भी नहीं थी रेशमी स्लीपर साथ लाई थी ಮನೆಯಿಂದಲೇ ರೇಷ್ಮಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ लाई थी वो पर यहाँ बाग कहाँ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ झाड़ मकान में खिड़कियां तक ना थी ಮನೆಯಲ್ಲಿ विंडोज ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ जो आनंदी को शादी करके दिए हैं ना जमीन पर फर्श ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ना दीवार पर तस्वीरें कोई भी तस्वीर वगैरह नहीं है यह सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಆಕೆಗೂ ಇವರ ಮನೆಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था को ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना सके ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ मेकअप आइटम मिलवा बेड़ा बिट लो और घर में दूसरी तरह का अच्छा खाना वो भी छोड़ दी और गार्डन नहीं है घूमना छोड़ दी फिर भी इस प्रकार उसने कवर अप कर लिया अनुकूल बना लिया इस प्रकार उसने कवर अप कर लिया कि वो इस भोग विलास का अनुभव किया ही नहीं है उसने इस प्रकार का अनुभव उसको हो गया नेक्स्ट पेज नंबर 4 के लिए जाएंगे पार्ट 2 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ अब हमने देखा कि यहाँ इतने सब कुछ चरित्र हैं 1 2 3 4 5 6 भूप सिंह का तो ज्यादा नहीं है अब आगे कंटिन्यू होंगे 1 2 3 4 पार्ट 2 ಈ ಲೆಸನ್ ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ तो इसके बाद और नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू होता रहेगा अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನು लाल बिहारी सिंह ಇವನೆಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ गया जंगल गया या नदी के किनारे गया तालाब के किनारे गया 2 चिड़ियों को शूट किया और लेकर आया और अपनी भावज का मतलब है भाभी इसको बोला ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ 2 ಪಕ್ಷಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಮಟನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ 12:30 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು लेकिन इसने लाया 2 चिड़िया राह का मतलब है रास्ता देख रही थी अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी अब वह नया खाना बनाने बैठी व्यंजन का मतलब है खाना वो है मटन और दाल हांडी में देखा ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ तो घी पाव भर से अधिक ना था घी जो है थोड़ा सा पाव भर का मतलब है थोड़ा सा था ज्यादा नहीं था बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने किफायत का मतलब है बचत सेविंग घर की बड़ी बेटी है वो आनंदी बड़े घर की बेटी है घर में कितना बचत रहता है नहीं रहता है उसको पता ही नहीं उसके घर में बड़े बड़े घी के डिब्बे और सामान के डिब्बे हुआ करते थे लेकिन यहाँ नहीं उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ और 2 चीजें यहाँ एक मांस दूसरा दाल यहाँ आनंदी ने पूरा घी जो है उसमें मांस में डाल दिया था दाल में घी कम डाला था उसने आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी जोर से बोला ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಂದು ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ
ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದನ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು. लाल बिहारी अपनी भाभी पर क्यों बिगड़ पड़ा ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ सिचुएशन ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. इसको आप लिखना पड़ेगा. ध्यान से सुनिए. अब देखिए कि घी दाल मांस इसके बारे में झगड़ा होगा भाभी और देवर के बीच. आनंद जी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಟನ್ ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇನು 2 ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತಂದಿದ್ರಿ ಆ ಮಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. लाल बिहारी जोर से बोला. जोराಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. अभी परसों घी आया इतना जल्दी उठ गया. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ತಂದಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಯ್ತಾ. आनंद जी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वह सब मैंने मांस में डाल दिया. ಮೊನ್ನೆ ತಂದಿದ್ರಿ सही निन्ने खर्चा आज थोड़ा सा था इसलिए मांस में डाला. दाल में डालने के लिए घी था नहीं खाली हो गया था. तो बस इतनी ही चीज थी. आनंद ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वह सब मैंने मांस में डाल दिया. जिस तरह निष्ठरा सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर सिनक जाता है. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಣಗಿದಂತಹ ಸೌದೆ लकड़ी आग में डालते ही जल्दी से लग जाती है उसी प्रकार इसने कहा कि पाव भर था ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ತಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. वह सब मैंने मांस ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ वह उसे तरह क्षुधा से मनुष्य को यानी कि उसको गुस्सा आ जाएगा. लाल बिहारी को भावच की यह दिखाई बहुत बुरी मालूम हुई. लाल बिहारी को अपनी आनंदी ने कहा कि घी नहीं है ये ಭಾವಚ್ की दिखाई ಆಕೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರದ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. तिनक कर बोला गुस्सा होकर बोलता है मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो. ओ ನಿಮ್ಮ ताई मनेली मायका का अर्थ है तवर मने उसे मैका कहते हैं. मैका माता का घर. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ತುಪ್ಪದ ಹೊಳೆನೆ ಹರಿತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇನಾ ಈ ತರ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. नेक्स्ट स्त्रियां गालियां सह लेती हैं मार भी सह लेती हैं पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती. मने ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎರಡೇಟ್ ಹೊಡಿರಿ अनुभव कर लेंगे गालियां दे दो संभाल लेंगे लेकिन मायके की निंदा नहीं करना. ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. तारीफ करना कभी भी दूर नहीं करना. आनंदी मुंह फेर कर बोली. आनंदी मुंह फेर कर बोलना जवाब देना. मैदनिಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो 9 लाख का. वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं. हाथी मरा भी कितने लाख का. आनंदी के घर में 9 लाख रुपए का हाथी मरा. और जितना घी इनके घर में है श्रीकंठ सिंह के घर में है उतना घी आनंदी के घर के नौकर और कहार यानी कि नौकर चाकर खाकर चले जाते हैं. लाल बिहारी जल गया. ओ ನಮ್ಮನೇಲಿ 9 ಲಕ್ಷದ ಆನೆ ಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. 9 लाख का और जितना घी तुम्हारे घर में है वो नौकर खा जाते हैं. ಒಂಥರ इनके जल गया गुस्सा हो गया. थाली उठाकर पलट दिया और बोला जो खा रहा था खाना आ कट्टेना उल्टा हाथ बिड़ताने. ಹೇಳ್ತಾನೆ जी चाहता है जी पकड़कर खींच लो. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಬಿಡಬೇಕು. बड़ी भाभी माता के समान है और वो जो है भाभी को कह रहा है उसकी जीभ खींच लूंगा. ये कहाँ का न्याय है. जो नया लाए उसने मांस पहले ही वो पकाकर बैठी थी. एडिशन फिर उसको मांस पकाकर देना पड़ा. तो इतना करने के बावजूद भी लाल बिहारी अपनी भावच से का जो है झगड़ा कर रहा है. नेक्स्ट आनंदी को भी क्रोध आ गया. मुंह लाल हो गया. बोली
वह होते तो आज इसका मजा चकाते। वह का मतलब है प्रोनाउन है, सर्वनाम है। वह का मतलब उसका पति ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಗ್ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋದು। शनिवार को आता है और सोमवार चला जाता है। अब ये जो झगड़ा है वो थर्सडे हो रहा है दोनों के बीच में। ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से ना रह गया। अपड़ अनएजुकेटेड, उज्जड़ असभ्य। तो असभ्य ये जो ठाकुर लाल बिहारी सिंह ठाकुर है उसे नहीं रहा गया। अब वो क्या करेगा? उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವುದೊಂದು ಮಾಮೂಲಿ जमींदार की ರೈತನ ಮಗಳಾಗಿದ್ಲು। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। हाथ साफ करना ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅವನು। ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ನೋಡೋಣ। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला। खड़ाऊ का मतलब चप्पल का मतलब चप्पल है। खड़ाऊ का मतलब क्या है? चप्पल ही है, लेकिन किस प्रकार का? पेड़ के जो लकड़ी से बनाया गया उसे खड़ाऊ कहते हैं, जिसको टैग लेके जो बालू में चलने के लिए, नदी में पानी में चलने के लिए बनाया गया एक चप्पल है, उसे खड़ाऊ कहते हैं। अगर लेट आगुत्ते ಅದು ಮರದ್ದು उठाया और अपनी आनंदी पर फेंकने लगा। ಅವನು ಆಕೆನ ಎಸೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ। बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೂ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದು एकदम फेंकता है और खाता खाता ताली को पलट देता है, उठ जाता है धोकने। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। एकदम उसने उसको कैच पकड़ा, नहीं तो मार पड़ जाता उसके सर पर। सिर बच गया, तले उल्कुलतो, पर उंगली से बड़ी चोट आई। जिससे कैच किया एकदम थोड़ा उसके फिंगर को चोट आई, गाया है तो तना कही गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कामती हुई अपने कमरे में जाकर खड़ी हो गई। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಳುತ್ತಾ एकदम ऊपर जाकर अपने कमरे में खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। स्त्री की शक्ति, स्त्री का मान, स्त्री की मर्यादा बस वो अपना पति के साथ ही कर सकती है। दूसरे देखो उसकी मर्यादा नहीं दिए, उसका बल को नहीं पहचाना। बस लाल बिहारी सिंह एक अनएजुकेटेड पर्सन था, उसको बस अपनी पत्नी को मारने की आदत थी। उसी प्रकार अपने भाभी पर भी उसने क्रोध दिखाया। एक औरत का दिल उसने दुखाया। आनंदी वहां से निकली और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। 2-3 दिन खून का घूंट पीना, अपना गुस्सा संभाल लेना, अपना गुस्सा संभाल लेकर वो थोड़े दिन रह गई। ये पार्ट 2 में हो गया। पार्ट 2 में यहाँ लाल बिहारी और आनंदी ಮೈದುನ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡುವೆ ಜಗಳ। पार्ट 1 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ इंट्रोडक्शन। अभी पार्ट 3 को जब रखेंगे जाएंगे। पार्ट 3 में है श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಗ್? हमेशा वो शनिवार को घर आया करते थे, सैटरडे को घर आते थे। श्रीकंठ सिंह, अब यहां मार्क करूंगा पति पत्नी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। गुरुवार दिन जगड़ा ಆಗಿದ್ದು बृहस्पतिवार थर्सडे। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। 2 ದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದಿ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ಲು, ಮೈದುನನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ಲು। ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखती रही। और ಒಂದು ದಾರಿ, बाट देखना, रास्ता या राह देखना, इंतजार करती रही ತನ್ನ ಗಂಡ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ। ಗುರುವಾರ ಜಗಳಾಗಿದೆ, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಶುಕ್ರವಾರ ಫುಲ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಶನಿವಾರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय
घर आए ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಾರನು ಕೂಡ ಯಾರು ಶ್ರೀಕಂಠ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಗಳ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ 5 ಜನ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫೋನ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ 3 days. ಈಗ 3 minutes ಕೂಡ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 3 days ಆಕೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏಕ್ದಮ್ अपने कमरे पे नहीं जाएगा. देखिए वो जब आ रहा है तो ಊರಿನ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. बैठकर कुछ इधर उधर की बात, संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಊರಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆನಂದಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ. 3 ದಿನ ಆಗಿದೆ ಜಗಳ ಆಗಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇವನಿಗೇನು ವಿಚಾರನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा. नाइट 10 o'clock तक इनकी बातचीत होती रही. श्रीकंठ सिंह और सारे गांव वालों की बातचीत रात के 10 बजे तक थी. गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधी न रहती थी. ಊರಿನ भद्र पुरुष यानी कि थोड़े रेस्पेक्टेड जो आदमी है वो सब बैठे थे, श्रीकंठ सिंह से बातें करते थे. इतना बातें करने में उनको मजा आ रहा था कि रात्रि 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧ करता होता है ध्यान. ಊಟದ ಗಮನನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. किसी तरह भोजन का समय आया. पंचायत उठी. ಊಟದ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಕೂತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. पंचायत का मतलब यहाँ बैठे हुए लोग, ये सब एक कमिटी, सब उठ के गए. श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था. ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे. किसी तरह भोजन का समय आया. पंचायत उठी. एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा. एकांत होना श्रीकंठ ಒಬ್ಬ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. और इसके पीछे भी देखा कि हमने आनंदी को पिंड छुड़ाना, जो आए हुए लोग हैं उनसे कैसे बचकर अपने पति को जल्दी बुला लेना. श्रीकंठ पत्नी से सुनने से पहले ही लाल बिहारी श्रीकंठ को मिल जाता है. ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾನೆ. लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಗೆನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ एक दिन अनर्थ हो जाएगा. ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಜಗಳಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆನಂದಿ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, अपने भाई को. नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट तारा बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी. ಇವನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನವೇ. ಅವರು ಕೂಡ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ, ವಿಟ್ನೆಸ್ ದೇನಾ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. हाँ, बहु बेटियां का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे. घर में रहने वाले बहु बेटियां स्त्रियां हैं, ये अच्छा नहीं कि वो मर्दों का मुंह लगे. ಮನಲಿರೋ ಗಂಡಸರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ये पसंद नहीं है. ये बेनी माधव सिंह ने भी कहा. लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है. ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಆನಂದಿ. हमें भी कोई रास्ते में जाने वाले कोई नौकर या चाकर नहीं है. नेक्स्ट. श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर क्या हुआ, आखिर बात क्या हुई, ಏನಾಯ್ತು ಜಗಳ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು 2 ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆತಂದಿರೋದು, घी के विषय में झगड़ा होना. श्रीकंठ जानता ही नहीं. वो बार बार पूछ रहा आखिर बात क्या हुई, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यों ही आप उलझ पड़ी, मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಅವಳೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು. अपने ಮಾಯಕೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಖಾ ಪೀಕರ್ ಆನಂದ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಗಯೆ. ಇಷ್ಟ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ, ಅವನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೇಲೆ. वह भरी बैठी थी, गुस्से में बैठी थी. भरी बैठना, गुस्से में बैठी थी. यह हजरत भी कुछ तीखे थे. इವರು ಕೂಡ, यह हजरत, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ बहुत तीखे थे, गुस्से में ही गए थे. आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಶ್ರೀಕಂಠ बोले, बहुत प्रसन्न है, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है, ನೀನೇನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಜ್ಕಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ್, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋದವರ ಹೋಗಿರೋದು ಇವರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी. बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं. जो तुम्हें ये जो चढ़ाकर बुझाकर दिया है उनको भी देखूंगी और मैं तुम्हें भी. श्रीकंठ इतनी गर्म क्यों हो, श्रीकंठ ने कहा, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो आज इतना जो है एक क्लास यहाँ को स्टॉप करेंगे, पेज नंबर 5 में. तो पति जो आकर पत्नी से मिलता है, आगे क्या बहस होती है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको, इस लेसन को हम खत्म करेंगे. थैंक यू. 50 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮನೋರು.